लास्ट सेशन में हम लोगों ने सारे कंसेप्ट्स देख लिए थे। बचा हुआ था ओनली वन। Yes. अच्छा, एंड द नेम ऑफ द कंसेप्ट वाज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, यस और नो? Yes. एंड दिस वुड बी द लास्ट वन कंसेप्ट फॉर टुडे। क्या है ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, जरा ढंग से समझेंगे। इसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी। एक बात बताओ, डेली आना चाहते हो या हफ्ते में एक दो दिन? Daily. डेली आना चाहते हो, ये कंसिस्टेंसी है। अच्छा, अगर तुम कभी आओ हम अकाउंट्स पढ़ा दें, फिर दूसरे दिन आओ पता नहीं है इकोनॉमिक्स पढ़ा दें, तीसरे दिन आओ हमने कहा चलो आज मैथ्स पढ़ा देते हैं या पढ़वा देते हैं, अच्छा लगेगा क्या? इससे बहुत चीजें होती हैं, कंफ्यूजन की स्टेटस क्रिएट होती है। शेड्यूल आप भी चाहते हैं क्लियर हो, शेड्यूल हम भी चाहते हैं क्लियर हो, और वो रेगुलर फॉलो हो, वो रेगुलर इन द सेम वे। जब हम अपना किसी को अकाउंट्स दिखाते हैं ना, तो अकाउंट्स देखने वाला ये जान रहा है कि जैसा इस साल बना है इसी तरीके और मेथड से पिछले साल भी बना होगा, इन्हीं तरीके और मेथड्स को यूज करते हुए हम अगले साल भी बनाएंगे और इस साल भी वही बना रहे हैं। Yes. वो दिमाग में एक पिक्चर क्लियर करता है अपनी। मान लो जब तुम लोग एक चैप्टर पढ़ोगे डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन के कई मेथड्स देखोगे, मेथड्स टू चार्ज डेप्रिसिएशन, ये देखोगे तुम लोग आगे चल के। अभी नहीं जानते हो, केवल नाम समझ लो। पहला होता है WDV मेथड, सेकंड होता है SLM मेथड। WDV का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV का मतलब होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, NUT मेथड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम लोगों को बस समझाना है। और इसके अलावा भी कई हैं, प्रोडक्शन मेथड, आर्स मेथड, देयर आर सो मेनी डिफरेंट मेथड्स टू चार्ज डेप्रिसिएशन, सिंकिंग फंड मेथड। It doesn't mean at all that we have to pick all those methods. For the purpose of charging depreciation, we have to pick any one of these methods. We have to pick only one method. और इन कई सारे मेथड में से एक मेथड को सेलेक्ट करना अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाती है। ओ नया वर्ड आ गया, क्या मैंने बोला? Accounting policy. अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या कहती है कि if under accounting, when you are just record the transaction of books of account and you are needed to pick any one of different method, and as and when you are just going to pick any one of those method, it means you have picked your accounting policy. Once you pick your accounting policy, once you opt your accounting policy, एक बार अगर आपने अपनी accounting policy को चुन लिया, मैंने चुन लिया, मैंने चुन लिया। गाना है ना, किस पिक्चर का है? शाहिद कपूर का है, दिल मांगे मोर। मैंने चुन चुन लिया, मैंने चुन लिया, मैंने चुन लिया सनम। लेकिन हम यहाँ पर क्या चुन रहे हैं? अकाउंटिंग मेथड चुन रहे हैं, कई मेथड में से एक को चुन रहे हैं, क्योंकि सबका आंसर अलग अलग आएगा। WDV मेथड से आंसर कुछ और आता है, असल सर आंसर कैसे आएगा अलग अलग? मान लेते हैं जब WDV मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 10,000 आएगा, मान लेते हैं SLM से चार्ज करेंगे तो 15,000 आएगा, मान लेते हैं इसमें ये आएगा, इसमें 12,000 आएगा। अब मान लिया कि आपका जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, वो 60,000 है, 60,000 है, ठीक है ना? अब बताओ, जब प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इतना है, उसमें से डेप्रिसिएशन अगर माइनस कर दें तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 50,000। यहां कितना आ जाएगा? अच्छा, यहां कितना आ जाएगा? और यहां कितना आ जाएगा? नहीं, प्लस नहीं है, माइनस। Sir, हाँ, sir, depreciation का थोड़ा होता है. आ रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है ना? अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आएंगे।
पहले जो क्रक्स है मैं वो समझा दूं, ठीक है। मुझे मालूम है कई लोगों को डेप्रिसिएशन का मतलब ही नहीं मालूम होगा, लेकिन बताएंगे। लेकिन जो क्रक्स है पहले मैं वो क्लियर कर दूं, पता चला कहानी इधर घूम रही है दूसरी जगह घुमा दें। अच्छा, हमें ये समझ में आया कि अंडर डिफरेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वी आर गेटिंग द डिफरेंट रिजल्ट्स। मिस्टर ए है, उसने ये यूज किया, मिस्टर बी ने ये यूज किया, सी और डी ने ये यूज किया। एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन के पहले ईच एंड एवरीवन वाज सेम ना, Yes. सारे लोग सेम थे ना। लेकिन जैसे ही डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ सबका आंसर क्या हुआ, अलग आ गया। एक बात बताओ, कोई बाहरी आदमी जब देखेगा तो किसको वो ज्यादा वैल्यू देगा, किस कंपनी को ज्यादा वैल्यू देगा, किसके साथ वो जुड़ना चाहेगा, किसमें वो इन्वेस्ट करना चाहेगा, किसके साथ वो बिजनेस ट्रांजेक्शन करना चाहेगा, जिसका नेट प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। ओ इसका मतलब बाजी कौन मार ले गया, हाँ या ना? क्योंकि उसने अपना एक्सपेंसेस 8,000 दिखाया था, डेप्रिसिएशन सबसे कम दिखाया, इसीलिए उसका प्रॉफिट ज्यादा आ गया। लेकिन अगर ये तो तुम लोग हो, एक्सपर्ट बनने वाले हो अकाउंट्स में, ये तो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा ना कि सबका प्रॉफिट क्या है, सेम। इसका मतलब ये है अगर हमें किसी को धोखा देना हो तो प्रॉफिट हम ज्यादा और कम कर सकते हैं। Yes. सरकार को धोखा देना हो तो डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखा दो, प्रॉफिट कम दिखा दो। लोगों से पैसा ऐंठना हो तो डेप्रिसिएशन कम दिखा दो, प्रॉफिट ज्यादा दिखा दो, हाँ या ना? तो हम लोगों को मिसलीड कर सकते हैं। तो एक साल हमने कोई और मेथड यूज किया, अगले साल हम कोई और मेथड यूज करेंगे, तीसरे साल कोई और मेथड यूज करेंगे। लगाम लगानी जरूरी है या नहीं, Yes, sir. है ना? तो कहा गया कि एक बार अगर आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चुन ली, इसका मतलब आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चुन ली, अब आप उसमें हेरफेर नहीं कर सकते। You are needed to follow consistency concept. Once you have opted any accounting policy, then you have to follow the same accounting policy, not only in the past years, but in the current year and the next years too. You are not freely, word पर ध्यान देना, you are not freely allowed to change your accounting policy. मतलब हम अब उसमें चेंज, ऐसा मैंने नहीं बोला, मैं फिर कह रहा हूं, वर्ड्स पर ध्यान दो। यू आर नॉट फ्रीली अलाउड टू चेंज, इट मीन्स देयर आर सम कंडीशंस और सिचुएशन in which we can change our accounting policy too. What are those conditions? There are three conditions. They are, if any one of these three conditions is fulfilled, you can change your accounting method too. सर कहीं और भी लगता है कि केवल डेप्रिसिएशन में? कई सारी चीजें जहां पर हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करते हैं। जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन जब यूज करोगे, क्या यूज करोगे? इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें भी तुम लोग देखोगे दे आर डिफरेंट मेथड्स टू वैल्यूएट योर इन्वेंट्री। तो उसमें पहला आएगा लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा आएगा फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तीसरा आएगा हीफो मेथड, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। फोर्थ आएगा एवरेज मेथड। फिफ्थ आएगा वेटेड एवरेज मेथड। सिक्स्थ आएगा बेस स्टॉक मेथड। मींस दे आर डिफरेंट मेथड टू वैल्यूएट योर इन्वेंट्री। नाउ यू कैन पिक एनी वन ऑफ दिस and remind it, you will get the different answer by using the different method. क्लियर है? हर एक से आपको अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। नाउ द मेन प्रॉब्लम अराइजेस कि हमने एक मेथड एक बार पिक कर लिया, फीफो मेथड यूज कर लिया। नाउ आई विल बी कंपेल्ड टू यूज द सेम मेथड इन द नेक्स्ट ईयर्स टू। आई एम नॉट फ्रीली अलाउड टू चेंज इट। हम इसमें आराम से चेंज नहीं कर सकते, आसानी के साथ नहीं बदलाव कर सकते, लेकिन कर सकते हो अगर ये तीन कंडीशन पूरी हो जाए तो। तीन में से कोई एक। पहला बोलता है अगर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है। अब फिर एक नया सवाल, सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग के लिए कुछ स्टैंडर्ड मापदंड तय किए गए हैं। आप जब डेप्रिसिएशन के लिए मेथड चुनोगे तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिलहाल 6 हट गया, वो 10 में ही आ गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई करके।
इसी तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है, 8 है, 9 है, 10, 9 है, 8 हट गया है फिलहाल, 2 है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। अलग अलग अकाउंटिंग नॉर्म्स सेट किए गए हैं, आपको उन्हीं अकाउंटिंग नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा उन पर्पस के लिए जिनके लिए अकाउंटिंग नॉर्म्स है। तो अगर डेप्रिसिएशन के लिए अकाउंटिंग नॉर्म्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया गया है तो हम उसको फॉलो करेंगे या मेरा जो मन कहेगा वो करेंगे? हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि भैया डब्ल्यूडीवी यूज करो, क्या कहता है, या एसएलएम यूज करो। तो क्या हम सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड यूज कर लेंगे? आज तक हम सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड यूज करते थे, but as and when the accounting standard comes into force, we will be compelled to use those methods which has been recommended by accounting standard. We cannot go beyond that. हमको अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा उन्हीं मेथड्स के साथ। तो till today we were using annuity method, till today we were using sinking fund method, till today we were using sum of year digit method. But after the enforcement of accounting standard for depreciation accounting, we are compelled to follow those accounting standards. So it means yes, we can change our accounting method too. When condition number 1 is fulfilled, accounting standard requires, then we can change. Yes or no? Yes. तब हम नहीं कह सकते, हम तो वही करेंगे जो आज तक करते हैं। अरे नहीं भैया, नहीं कर सकते, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मना कर रहा है, कैसे फॉलो कर सकते हो, चेंज करो। अब समझ में आई बात? दूसरा, इफ एनी एक्ट, स्टैच्यू और लॉ रिक्वायर्स टू चेंज, अगर कोई कानून कहता है बदल डालो, तो हम नहीं बदलेंगे, बदलना पड़ेगा। नाम भी वही है मेरा, बदलना पड़ेगा। मेरा एक स्टूडेंट ट्रेन में मेरे साथ जा रहा था दिल्ली, तो रास्ते में कहता है सर मेरी मोबाइल खराब हो गई है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे सर इसकी बैटरी बदलानी है। मैंने कहा लो, ठीक से एक लोग बैठे, समझे मेरी बात? कई लोग आते हैं कहते बलिदानी सर है क्या, मार डाला वहीं पर, मार डाला। कुछ लोग कहते बदनामी सर है, अब नाम ही काम अनेक है, कुछ लोग बदनाम कर देते हैं, कुछ लोग दुनिया से उड़ा देते हैं। चलो, तो कहने का मतलब ये कि एक बार अगर मेथड चुन लिया तो मैंने चुन लिया, मैंने चुन लिया, अब हम उसके बाहर नहीं जा सकते। लेकिन इन तीन में से कोई एक कंडीशन पूरी होगी तो वी कैन चेंज, वी हैव टू चेंज। इन फर्स्ट कंडीशन, इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स, इफ एनी एक्ट, स्टैट्यूट और लॉ रिक्वायर्स। थर्ड एंड मोस्ट लिबरल अकाउंटिंग लिबरल कंडीशन, बहुत ही आराम वाली कंडीशन है तीसरी, वो कहती है कि अगर आपको लगता है, आपको तो लगता है ऐसा वैसा सपना, अगर आपको लगता है कि मेथड को चेंज करने से, मैंने क्या बोला, अगर आपको लगता है मेथड को चेंज करने से हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले से अच्छा दिखने लगेगा, फ्रूटफुल नतीजे देने लगेगा, रेलिवेंट हो जाएगा, या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए आसान हो जाएगा, यानी एक तरह से अल्टीमेटली समझ लो फ्रूटफुल नतीजे देगा। तो अगर अकाउंटिंग मेथड को चेंज करने से अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले से बेटर प्रेजेंटेशन देगा, यस यू कैन चेंज इट। इस साल लगता है नहीं 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 डब्ल्यूडीवी मेथड को ले आएंगे ना तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़िया शो होगा, चेंज कर डाला। अगले साल फिर लगता है नहीं 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 इस साल एसएलएम लगाएंगे ना तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले से बेटर देगा, चेंज कर डाला। फिर अगले साल लगता है नहीं 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 इस साल अगर हम लोग सिंकिंग फंड यूज करेंगे तो हमारा मेथड अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा। नहीं, बार बार नहीं लगना चाहिए, कई सालों में एक बार ऐसा लगना चाहिए। एक बार अगर आपने चुन लिया तो उसी मेथड को कई सालों तक चुनने रहना चाहिए। आसानी से आप बदलाव नहीं कर सकते, हमेशा बदलाव के लिए लगना नहीं चाहिए। तो तीन कंडीशन मैंने बताई अकाउंटिंग मेथड की, एक बार चुन लिया तो आपको फॉलो करना है। पहला कंडीशन कब चेंज कर सकते हैं, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है, जब एक्ट, स्टैच्यू और लॉ रिक्वायर्स करे, या फिर हमें ऐसा लगता है डेली डेली नहीं, बार बार नहीं, हर साल नहीं, जब ऐसा लगता है कि हम अगर अपना अकाउंटिंग मेथड चेंज कर लें तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर देगा प्रेजेंटेशन पहले से, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? अकाउंटिंग पॉलिसी तो समझ में आई, अब सर डेप्रिसिएशन नहीं समझ में आया, व्हाट डज इट मींस, इन्वेंटरी नहीं समझ में आया, व्हाट डज इट एक्चुअली मींस, यस विल सी इट लेटर ऑन। अभी उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरे पूरे चैप्टर चलेंगे, ठीक है ना? और ग्रेजुअली आप लोग को सब चीजें समझ में आएंगी। अभी हम केवल आपको रेफरेंस, अब देखिए ना, आपको पहली बार समझ में आया डेप्रिसिएशन नाम की कोई चीज है, इन्वेंटरी नाम की कोई चीज है, तो अब आपके दिमाग में वो वोकैब्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक।
एक होता है अकाउंटिंग पॉलिसी, जिसमें हम बात करते हैं अकाउंटिंग मेथड्स की। किसकी बात करते हैं? Accounting methods. अब हम बात करने जा रहे हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की। चलो पहले मैं वो अकाउंटिंग कंसेप्ट खत्म कर दूं जो हम जिसके लिए हम लोग बैठे थे आज। वो है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। बट अब तो पता चल गया होगा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्लियरली सेज यू once you opted any accounting policy for your accounting purposes, now you have to stick with that accounting policy, not in the last year but in the current year but in the next years too. You are not really allowed to change them over and again and again. Now there are three possibilities when you can change your accounting policy too, accounting methods too. One, when accounting standard requires, when any act, statute or law requires, or if you think that due to these changes we can show our financial statement better than the earlier presentation. Is it clear? Yes, yes. चलो अब आते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। फिर से नई बात आ गई, फिर से हम डेप्रिसिएशन पर चलेंगे। अब हम उसके पीछे 2 मिनट का बैकग्राउंड दे देते हैं। एक फिक्स्ड एसेट है या फर्नीचर है, जिस फर्नीचर पर आप लोग बैठे हैं ना, उसको मैंने खरीदा था 1 लाख रुपए में। कितने में? और ये फर्नीचर, ढंग से सुनना, ये मैंने खरीदा, ये बी ने खरीदा, उसने भी कितने में खरीदा होगा? सी ने भी खरीदा 1 लाख में। ठीक है। अच्छा, फर्नीचर की लाइफ कितनी होगी मालूम है? मैं मुझे लगता है 10 साल चल जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कितने साल चल जाएगा ये फर्नीचर? वही फर्नीचर आपने भी खरीदा, आपको कितना साल लग जाएगा? अच्छा, मान लेते हैं आपने कहा 8 साल लग जाएगा, और आपको कितना साल लग जाएगा? 15 साल तक आप उस फर्नीचर को यूज कर सकते हैं। चलिए 12 साल मान लेते हैं। ठीक है, तीनों की बातें पूरी हो जाएंगी। 12 years। आप लोगों को लगता है कुछ ऐसा? ठीक है ना? चलो, फर्नीचर की जगह हम मशीन लिख दे रहे हैं और आसान हो जाएगा समझाना। मशीन 10 साल चलेगी मेरे लिए, वो मशीन चलेगी आप लोगों के लिए 8 साल और 12 साल। अच्छा जी, ये 10 साल बाद मशीन की जो स्क्रैप वैल्यू होगी ना, यानी मशीन तो ऐसा तो है नहीं सड़ जाएगी खत्म हो जाएगी, इसको हम स्क्रैप में बेच सकते हैं। हमें लगता है हम 10,000 में मशीन बेच लेंगे। कितने में? 10. और इसको लगता है ये 15, चलो 20,000 में ये बेच लेगा। कितने में? और ये 14,000 में बेच लेगा। बोलते क्यों नहीं? Yes, yes. ऐसा कुछ आ रहा है। चलो 14 ना करो, 14 ना करो, 16,000। ठीक है, पक्की बात? Yes, yes. ये इतना इतना सबको लग रहा है। यानी 1 लाख का फर्नीचर था जो मैंने खरीदा था, हमें 10,000 वापस मिल जाएगा। तो इसका मतलब 10 साल में मैंने कितने रुपए का फर्नीचर यूज किया? 90,000. 90,000 का। ये तुम लोग खुद बोल रहे हो। तो इसका मतलब 90,000 का फर्नीचर यूज हुआ। हाँ या ना? Yes, sir. यहाँ कितने रुपए का फर्नीचर यूज हुआ? 1 लाख पे खरीदा, 20,000 में हम वापस बेच देंगे। तो इसका मतलब 8 साल में 80,000 का फर्नीचर यूज हुआ। Yes. और इधर इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्नीचर मेरा 10 साल चलेगा, 90,000 में यूज करूंगा, तो हर साल इसका जो वैल्यू गिरेगा, कितना कितना गिरेगा? 9,000 पर एनम। Yes. तब तो 10 साल में 90,000 गिरेगा, यानी हर साल 9,000 मेरा खर्चा हो रहा है। 10 साल तक वो 9,9,9,9,000 होगा। Yes. अच्छा, ये कितना लग जाएगा? 80,000 8 साल में, नहीं हर साल। और ये बात समझ में आई? ये कहलाता है डेप्रिसिएशन, और ये होता है मेरा खर्चा। क्या होता है? अब समझ में आई बात? जो हम ये एसेट्स यूज कर रहे हैं ना, ये पंखा, ये एसी, फलाना, फर्नीचर, लैपटॉप, सबके पीछे डेप्रिसिएशन लग रहा है। और देखो ना, खरीदा तीनों लोगों ने एक ही है। सुन लो पहले, खरीदा तीनों ने एक ही चीज है, और तीनों लोग एक ही मेथड यूज कर रहे हैं। कौन सा? इसको हम कहते हैं एसएलएम मेथड। कौन सा मेथड? एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं किस मेथड को लेकर? एसएलएम मेथड क्या कहता है, जो आप लोगों ने फॉर्मूला यूज किया, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू
डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। जरा देखो, पहले केस में 1 लाख का था, देखो Yes. माइनस स्क्रैप वैल्यू 10,000, लाइफ थी 10 साल, तो बताओ कितना आ गया, 9,000 पर है ना। Yes. यही तो लाया था तुम लोग। Yes. लेकिन अब फॉर्मूले से ऐसे आएगा, है कि नहीं। Yes. दूसरे वाले ने क्या किया था, 1 लाख का था, कितना स्क्रैप वैल्यू 20,000 और 8 साल की लाइफ थी, 8,000, सॉरी 10,000, 10,000 सॉरी। तीसरे ने क्या किया था, 16,000। हाँ या ना। Yes. ये आंसर ऐसे आया था। और ये मेथड कहलाता है एसएलएम मेथड को यूज करने के लिए डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला। हम लोग ने ऊपर ऐसे ही कर लिया था, ये फॉर्मूले से ऐसे आया। एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन तीनों लोग वही यूज कर रहे हैं ना मेथड, Yes. तीनों लोग वही मेथड यूज कर रहे हैं, कौन सा, एसएलएम 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 एसएलएम। लेकिन तीनों की सोच में फर्क है। फर्नीचर एक ही खरीदा, लेकिन आंसर तीनों का क्यों, क्योंकि हम लोग की सोच अलग थी। एक तो लाइफ हम लोगों ने अलग अलग सोची और उसकी स्क्रैप वैल्यू भी अलग अलग सोची, जिनके कारण हमारा आंसर अलग अलग आ गया। अदरवाइज मेथड तो वही चूज कर रहे हैं। Yes. हम भी डेप्रिसिएशन का एसएलएम मेथड, आप लोग भी डेप्रिसिएशन का एसएलएम मेथड, बट वी आर गेटिंग द डिफरेंट आंसर्स। Why? Because due to these two variables. The first one is useful life and the second one is scrap value. It means इस पर किसी का बस नहीं चलता। यही कहलाता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। एस्टिमेट किया, मेरा एस्टिमेट 10 साल, तुम्हारा एस्टिमेट 8 साल, तीसरे का एस्टिमेट 12 साल। Yes. मेरी स्क्रैप वैल्यू 10,000, तुम्हारी स्क्रैप वैल्यू 20,000, तीसरे की स्क्रैप वैल्यू 5,000, 20,000, 18,000। और इस पर सरकार रोक नहीं लगा सकती। मेरी सोच पर क्यों रोक लगाएगी भाई। डेप्रिसिएशन हमें कब चार्ज करना है, आज। आज हर साल डेप्रिसिएशन यूज करेंगे, लेकिन वो एसेट बिकेगी कब, 10 साल बाद, है कि नहीं। आज हम यूज कर रहे हैं, बिकेगी कब, और हमें आज ही सपना आ जा रहा है 10,000 में बिक जाएगी। ये तो बड़ा नाइंसाफी है। ऐसे पता कर लोगे क्या, ये फर्नीचर भी 5 साल और चलेगा, तुम बता सकते हो 5 साल में कितने में बेच लेंगे। चलो मैंने कहा 5,000 में बेच लेंगे, तुम बेच लोगे क्या 5,000 में, और क्या मैं भी 5,000 में बेच लूंगा क्या, जरूरी नहीं। हो भी सकता है, और वो समय देखा जाएगा कि 5,000 की चीज 8,000 में बिक रही है, 12,000 में बिक रही है, तो बाकी प्रॉफिट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। यस, एट दैट टाइम वी विल सी दैट, बट राइट नाउ वी आर नीडेड टू चार्ज डेप्रिसिएशन। In the current year, we are needed to charge depreciation. And for that purposes, we have to take the support of some estimates. कुछ estimates लेने पड़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। और इस पर कोई सरकार का बस नहीं चलता कि 10 साल मानो, 5 साल मानो। अरे हमें लगता है 5 साल तो हम 5 साल मानेंगे, हमें लगता है 8 साल तो हम 8 साल मानेंगे। मैथड में चेंज नहीं कर सकते। एसएलएम मैथड हम सब ने यूज किया है। एक बार अगर कोई मेथड चुन लिया तो चुन लिया तो चुन लिया तो, लेकिन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पर कोई बस नहीं है किसी का। हो सकता है 2 साल बाद, हमने 10 साल सोचा था, 2 साल बीत गया, अब 8 साल और चलना था, अब हमें लगता है नहीं बहुत हुआ, 5 साल और चलेगा। हो सकता है चेंज। हम अभी चार्ज कर रहे हैं, 2 साल बाद हमको लगता है, 3 साल बाद नहीं, स्क्रैप वैल्यू हमने 10,000 लिखा था, 18,000 में बेच लेंगे। हो सकता है, बिकॉज दीज आर द एस्टिमेट्स and one can change them. समझ में आई बात। There are no rules or regulation to regulate these accounting estimates. इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पर कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं बना है। बोलो ना। सर हम लोग जब मशीन खरीदेंगे तभी हम लोग ये सब करेंगे। Yes, exactly. As and when the asset comes, as and when we are needed to charge depreciation, at that time we have to think all the factors. सर अगर हम आज एसेट खरीदे हैं, हम ये फर्नीचर खरीदे हैं, हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए ये फर्नीचर कितने साल चलेगा। बोलने दें, कितने साल चलेगा। हो सकता है उससे ज्यादा चल जाए, हो सकता है उससे कम चले, हो सकता है अगले साल आग में जल करके फेंका जाए, हो सकता है सड़ जाए। हमने 10 साल सोचा था, 3 साल भी हो गया, हो जाएगा, क्या होगा नोबडी नोस। यस, आज तो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस पर क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन।
तो उसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स का साथ लेना पड़ेगा। अब चाहे कुछ एक्चुअल फैक्टर्स होंगे, चाहे कुछ एस्टिमेटेड। अब समझ में आई बात? अब बोलो। सर अगर स्क्रैप वैल्यू 10 साल बाद बढ़ गई या कम होने दो, उस समय जो प्रॉफिट या लॉस होगा देख लेंगे। 10,000 हमने सोचा था, 90,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, 1 लाख को में से 90,000 माइनस हो जाएगा 10 साल बाद, क्योंकि हम उतना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। अब बचा कितने का फर्नीचर? 10,000। जब हम मार्केट में बेचने गए तो पता चला 0 में बिका, तो 10,000 का नुकसान है। 8,000 में बिका तो 2,000 नुकसान है। 12,000 में बिका तो 2,000 फायदा। अब समझ में आई? यस क्या दिक्कत? समझ में आई बात? क्लियर हुआ? यस तो आपका अकाउंटिंग पॉलिसी भी खत्म, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट भी खत्म, और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स भी खत्म, और चैप्टर होता है आपका डन डनाडन डन। स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, हार्डली इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स। छोटा टॉपिक समझ लें या चैप्टर समझ लें। नेम इज कंटिजेंट एसेट एंड कंटिजेंट लायबिलिटीज। चलें, जब हम बात करते हैं कंटिजेंट एसेट और जब हम बात करते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी, तो इसमें एक चीज तो सेम लग रही है, वो है कंटिजेंट। इसको हम कहते हैं हिंदी में संभावना, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी हो। यानी कंटिजेंट मींस जब भी ये वर्ड आपकी लाइफ में आए आपकी आंखों के सामने, तो इसको आप रिप्लेस कर देंगे एनी कंडीशन और सिचुएशन। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल। कंटिजेंट का मतलब है कि किसी कंडीशन और सिचुएशन के होने या ना होने पर आपको कोई प्रॉफिट या लॉस होने की उम्मीद हो, उसी को हम कहते हैं कंटिजेंट एसेट एंड कंटिजेंट लायबिलिटी। मैंने फिर बोला, आज बारिश होगी, अगर बारिश होगी तो मैं 5,000 रुपए आपको दूंगा। तो बताओ, एक मिनट, किसी कंडीशन या सिचुएशन के होने या ना होने पर, यहां मैंने क्या कंडीशन रखी? होने, कि अगर बारिश होगी तो तुम मुझसे 5,000 ले लेना। तो मेरा नुकसान कितने का हो सकता है? तो मेरी लायबिलिटी हो सकती है, आपके लिए फायदा हो सकता है, तो कंटिजेंट एसेट। सुन लो, मैंने कहा बारिश अगर होगी तो मैं 5,000 दूंगा, नहीं होगी तो तुम मुझे दोगे। सुन लो, नहीं होगी तो तुम मुझे दोगे। इसका मतलब ये हुआ मेरे लिए कंटिजेंट एसेट भी है, क्योंकि मुझे मिल भी सकता है, और कंटिजेंट लायबिलिटी भी है, क्योंकि जा भी सकता है। मैंने कहा अगर बारिश नहीं होगी तो तुम मुझे 5,000 रुपए दोगे, तो इसका मतलब ये नहीं निकलता कि बारिश होगी तो मैं तुम्हें 5,000 दूंगा। नहीं समझे? मैंने कहा बारिश नहीं होगी तो तुम मुझे 5,000 रुपए दोगे, इसका मतलब बारिश हो गई तो मैं नहीं देने वाला। बारिश होगी तो मैं तुम्हें 5,000 दूंगा, इसका मतलब ये नहीं निकला कि बारिश नहीं होगी तो तुम मुझे पैसा दोगे। अब समझ में आ गई बात? लेकिन मैंने कहा बारिश के होने पर
या ना होने पर मैं 5,000 रुपए दूंगा या लूंगा। यानी बारिश नहीं हुई तो मैं 5,000 दूंगा, हो गई तो 5,000 लूंगा, ये भी हो सकता है। क्लियर हुआ? तो any probable profit or losses which can happen on the occurrence or non-occurrence of any event, कोई भी event के होने या ना होने पर आपको कोई probable profit या probable assets या liabilities जनरेट होती है तो वो contingent asset या liabilities कहलाती है। पक्की बात? और मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि पास हो जाओगे ना एग्जाम में, मिठाई खिलाओ, तो तुमने कहा पास होने के बाद खिलाएंगे, यानी प्रॉफिट को छोड़ दो। मैंने कहा यहाँ बैठे क्यों हो? एग्जाम पास करने के लिए। उसके लिए तुम लोग फीस भी देने को तैयार हो, यानी उसके लिए प्रोविजन कर रहे हो, यानी लॉसेस के लिए तुम लोग अपने को तैयार कर रहे हो, लेकिन प्रॉफिट की उम्मीद नहीं कर रहे हो, तुरंत नहीं होगी। वही चीज यहां पर भी है। अगर कंटिजेंट लायबिलिटी है, try to show all of your financial users of the financial statement। अगर लाइबिलिटीज है, दुनिया को देखने दो कि तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी है, ये हो सकती है, बिकॉज दे आर गोइंग टू टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है तो हमको उसको शो करना पड़ता है, लेकिन अगर कंटिजेंट एसेट है, इट्स ऑफ नो यूज टू शो इट। ठीक है ना? होगा तो देखा जाएगा, प्रॉफिट तो है, सबको दिखाएंगे, बांटेंगे बैठाएंगे। अब बात समझ में आई? कंटिजेंट लाइबिलिटी को शो करना पड़ता है, कंटिजेंट एसेट को शो करने की जरूरत, लेकिन लाइबिलिटी को दिखाओगे कहां? सर, एक होती है एक्चुअल लाइबिलिटी, एक होती है प्रोविजनल लाइबिलिटी, और एक होती है कंटिजेंट लाइबिलिटी। बोलो। एक्चुअल लाइबिलिटी जहां हमें मालूम है इस बंदे को मुझे 5,000 रुपए देने हैं, पर्सन भी डिसाइडेड है, अमाउंट भी डिसाइडेड है, ये क्या लिखती है? एक्चुअल। तो इसको बैलेंस शीट में क्लियरली लाइबिलिटी साइड में दिखाओ ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रोविजनल लाइबिलिटी, ये तो मालूम है लॉस होगा, लाइबिलिटी जनरेट होगी, लेकिन एक्चुअल में कितनी होगी हमें नहीं मालूम। हम एस्टिमेट कर सकते हैं इसके आसपास नुकसान हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं? एस्टिमेट कर सकते हैं प्रोबेबल लॉसेस का। इसको हम कहते हैं प्रोविजन। कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? जो पता ही नहीं होती कि होगी भी कि नहीं होगी, होगी भी तो मेरे अगेंस्ट में होगी या फेवर में होगी, नोबडी नोस, क्योंकि किसी कंडीशन या सिचुएशन के होने या ना होने पर ही वो लायबिलिटी अराइज होती है। ठीक है? पक्की बात है। कहां शो करते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी को? बैलेंस शीट बना लो, उसके नीचे यहां नोट में लिखते हैं हम लोग कंटिजेंट लायबिलिटी, बिकॉज दिस इज नॉट एन एक्चुअल लायबिलिटी, तो हम उसको ऊपर दिखा भी नहीं सकते। नोट में दिखाना पड़ा। क्लियर हुआ? दैट्स इट, चैप्टर इज ओके, ओवर। देखो, किसी भी फ्यूचर इवेंट्स के होने पर अगर हमें कोई एसेट जनरेट होती है तो वो कहलाती है, हम क्या पढ़ रहे हैं? कंटिजेंट एसेट। अनसर्टेन होती हैं फ्यूचर इवेंट्स, हाँ या ना? इसीलिए इन एसेट्स को बैलेंस शीट में, लेकिन हम नोट्स में दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, एवन दो दे आर एसेट्स, हाँ या ना? Sir, we are not compared to. It's not. Show them it is not there. Yeah, compulsion is not there. Contingent assets are not recognized in financial statement. अगली लाइन में पूरा कर दिया ना? बोलो।
Contingent liability, the possibility of an obligation to pay certain amounts on future event is known as contingent liability. हाँ या ना? और किसी event के होने या ना होने पर ही होती है, may or may not be incurred. These liabilities are recorded in a company's account and shown in the balance sheet only when both probable and reasonable estimates. हाँ या ना? The nature and extent of the contingent liability is described in the footnote to the balance sheet. बता दिया ना? That's it. हो गया, खत्म. Chapter is over. कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट सेशन से हम लोग नए चैप्टर की ओर चलेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय. थैंक यू बच्चों.